हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। और आज जब हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, बेसिकली अब जो हम क्लास की सीरीज डालेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स अपलोड करते जाएं। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए इक्वली रेलेवेंट है। फिर चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप देखो, हर एक एग्जाम के लिए ये सारे एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट हैं। तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। हमने ऑलरेडी कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज की जो फर्स्ट सीरीज थी वो अपलोड की हुई है, और अब जो हम सीरीज अपलोड करेंगे उसमें 100 एमसीक्यूज हमारे पास होंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेसेसरी अकाउंटिंग असम्पशंस अपॉन विच accounting is based may be termed as ideas, rules, concepts और conventions। कह रहे necessary accounting assumptions जिन पे आपकी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। तो assumptions क्या है इनमें? concepts, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, उन्हीं को हम लोग क्या मानते हैं? अकाउंटिंग assumptions। नेक्स्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग टू एस्पेक्ट्स रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट। अब टू एस्पेक्ट की बात करें तो नो डाउट हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। ये जो अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, इसमें जैसे गोइंग कंसर्न है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। तो ये एक तरह का अजम्पशन ही है ना बेटा, ठीक है। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्सेप्ट के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये किस कन्वेंशन में दिया हुआ है? कंजर्वेटिज्म, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट। हाँ, अगर सबके सब अग्री हैं तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। बाय द बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल। हाँ, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो भी आपको अपना पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ और डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। कह रहा है कि अगर मान लो सारे पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाए, सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए, या किसी एक पार्टनर की भी हो जाए ना, तो उस केस में ये होता है कि आपको फर्म डिसॉल्व करना पड़ सकता है। क्लियर? मैंडेटरी नहीं बोला है, मे बोला है कि डिसॉल्व करना पड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कि इन सारे ही सिचुएशन में फर्म को बंद करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये 1932 में पास हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। Which of the following may be called the language of the business? Economics, no. Statistics, accounting, English। Accounting की अगर बात करें तो ये बेसिकली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंट्स वुड बी डिनोटेड बाय द वर्ड। अगर अकाउंटेंट के प्रोफेशन की बात करें तो बेसिकली हम लोग इसको अकाउंटेंसी का वर्क मानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अकाउंटिंग परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं भाई। जो भी जर्नल एंट्रीज है आपको उनको टाइमली रिकॉर्ड करना होता है, प्रॉपरली सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना होता है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नेम द बोर्ड सेटअप बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमने पहले भी बताया है कि एक बोर्ड है ASB के नाम से, और इनका काम यही होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉर्मुलेट करें। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। नेक्स्ट, मार्क आउट द यूजुअल आइटम्स ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमंग द फॉलोइंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हेवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, एक्सेप्शनल रिपेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, डिफर्ड हेवी एडवर्टीजमेंट भी है, और एक्सेप्शनल रिपेयर्स भी है। क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक ईयर में खर्चा हुआ हो और इस खर्चे का बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक मान लो मिल रहा हो। तो इस एक्सपेंस में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो 10 लाख का एक्सपेंस है, डिवाइडेड बाय 5, हर साल का 2 लाख का खर्चा है, तो पहले साल का PL में डाल देंगे, और बाकी जो हमारा 8 लाख बचेगा वो हम कहाँ डालेंगे बेटा? बैलेंस शीट में। तो ये सारे के सारे क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश अकाउंटिंग। अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कहते हैं, डिसीजन अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी बाय नेचर, न्यूट्रल इन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, नन ऑफ द अबव।
देखो उसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और इसका रीजन है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली जो मेन फोकस होता है, एम्फेसिस होता है कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन पे होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट को भी कवर करती है, साथ ही साथ रेवेन्यू को भी कवर करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कॉम्प्लीमेंट्री। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी रिगार्डेड एज एन ऑफ शूट ऑफ। अब ऑफ शूट का मतलब क्या होता है कि जो कि डेवलप होता है फ्रॉम किसी समथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज़ से डेवलप होने वाली चीज़। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी डेवलप हुई है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी डेवलप हुई है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली हम लोग अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। टाइम के साथ ड्यू टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। Internal financial control methods include internal check, internal audit, both of the above. Next, the budget may be viewed as a substitute for management, an aid to management, a post-mortem analysis. Yes, अगर हम लोग बजट की बात करें ना तो ये एक तरह का पोस्ट-मॉर्टम एनालिसिस ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ हुई है, जो भी खर्चा हुआ है, जो भी रेवेन्यू हुआ है, उसी का पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते हैं, कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकालते हैं और उसके बेसिस पे अपना बजट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ बजट इज अ प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन, जो कि किसमें एक्सप्रेस्ड होता है? मॉनेटरी टर्म्स में यस, फिजिकल यूनिट्स में यस, द कंटेक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें ही रेलेवेंट हैं फॉर बजट मेकिंग। नेक्स्ट, द नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू, अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? क्योंकि वर्ड क्रॉस इंक्लूडेड है तो हम सिर्फ बात करेंगे फिक्स्ड एसेट की प्लस करंट एसेट की, ठीक है। सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो वहां पे फिर हम लोगों को टोटल एसेट लेके चलना होता। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑल्सो टर्म्ड द डैश इक्वेशन, बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, एनुअल रिव्यू, बैलेंस शीट। देख लेते हैं, कह रहा है कि जो बिजनेस का बैलेंस शीट है उसमें बेसिकली हम लोग यही तो दिखाते हैं ना, इस साइड एसेट दिखाते हैं, ये कैपिटल दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं। तो बेसिकली एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको ना हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पूछ लिया, इसीलिए हमने ऊपर नहीं बताया था कि अगर ऐसे सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछे, ग्रॉस ना पूछे, तो शेयर होल्डर फंड तो उसका पार्ट होगा, लोन फंड्स भी होगा, दोनों होगा। शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड माइनस एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। यस, अगर आपने किसी ऐसे एसेट में खर्चा किया है जो कि ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब जो बिजनेस के रेगुलर या डे टू डे पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन ऑपरेटिंग एसेट अमंग द फॉलोइंग। लैंड ये ऑपरेटिंग है, मशीनरी ऑपरेटिंग है, बिल्डिंग ऑपरेटिंग है। बट अगर मान लो आपके पास पैसा बचा बिजनेस का और आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो क्या ये काम आप कर रहे हो? ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? जो आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, नो, एक्सेप्टेबिलिटी, नो, सब्जेक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। Next, contingent liability being shown in the balance sheet adheres to the convention of disclosure, conservatism, consistency और materiality। अगर हम लोग contingent liability की बात करें तो ये basically किस तरह का convention है? Disclosure का, कि आपको contingent liability books में दिखानी होती है, फिर भले आप उसको footnote में ही दिखाओ। Next, the denoting of market value of investment in brackets or as a footnote is in keeping with the convention of disclosure, अभी ऊपर बताया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन इम्प्लाइज द मोमेंट व्हेन, देखो रियलाइजेशन तब होता है जब ऑर्डर रिसीव्ड हो रहा है, नो, गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, आपने गुड्स डिलीवर्ड कर दिया, तब फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रियलाइजेशन करके बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, डैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ओइंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव, फिक्टिशियस, इलीगल, क्वालिटेटिव। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो क्वालिटी के बेस पे हो, क्योंकि ना क्वालिटेटिव है, आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, फेलियर टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स विल रिजल्ट इन, आप जैसे अगर मान लो आपने असेट को ट्रीट कर दिया एज एन एक्सपेंस, तो उससे क्या होगा? खुद ही सोचो, अगर आपने असेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो मिसलीड हो जाएगा ना, वो गलत आएगा, ठीक है।
over trading, under trading, a misleading receipt and payment, the final accounts being false and misleading. Yes, अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स की बात करें, फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट. अगर ट्रेडिंग पीएल का बैलेंस गलत हो तो बैलेंस शीट का भी बैलेंस गलत होगा. और बहुत सीधी सी चीज़ है कि अगर हमने असेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया तो हमारा पीएल घट जाएगा, और अगर हमने एक्सपेंस को असेट की तरह ट्रीट किया तो बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, तो हमारा पीएल बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत फाइनल अकाउंट शो करेगा. नेक्स्ट, expenses involved in a change of office, the organizational and startup cost would constitute a dash charge. Capital, revenue, deferred revenue, special. वो खर्चे जो ऑफिस चेंज करने पे या स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें उन पे आते हैं तो उनको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने खर्चा कर दिया पर आपको पता होता है कि उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलने वाला है. नेक्स्ट, फ्रेट एंड डॉक ड्यूज पेड वाइल एक्वायरिंग अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू. अगर आप नई मशीन खरीद रहे हो और उस पर फ्रेट एंड डॉक ड्यूज पे कर रहे हो तो बेसिकली इसको हम लोग मशीनरी अकाउंट में कैपिटलाइज करते हैं. नेक्स्ट, the use of an accelerated mode of depreciation is based on the convention of जो accelerated mode of depreciation है ये basically conservatism के concept पे है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपको लॉस को कंसिडर करना है और प्रॉफिट को इग्नोर करना है. नेक्स्ट, GLP ऑफ द पार्टनर्स इज, अगर हम लोग GLP की बात करें तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स के लिए हमेशा क्या होती है? असेट अकाउंट होती है, क्योंकि उसके सरेंडर करने पे या उसकी मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, असेट अकाउंट. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द डेप्रिसिएशन फंड इज. अब अगर देखो एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रहा है, हर केस में तुम लोग को याद होगा कि डेप्रिसिएशन फंड को तो हम कहीं नहीं ट्रांसफर करते हैं. हाँ, बाकी जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो क्या ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा? नहीं. रिवैल्यूएशन में जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? नहीं. नॉट टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर. नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो नो डाउट जितना कैश, मतलब आपकी डेबिट बैलेंस में जितना बैलेंस दिख रहा है उतना पैसा आपको लेकर के आना होगा. ही नीड नॉट ब्रिंग एनी कैश, ही विल बी एक्सक्लूडेड. नो, ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इनफ टू क्लियर इट. यस, जो डेबिट बैलेंस है उतना पैसा लेते हैं और क्लियर कर दो उसको. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द piecemeal distribution of cash envisages the amount finally left unpaid to be in the piecemeal distribution. बेसिकली कहता है कि जो भी कैश है ना उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द परचेज कंसिडरेशन ऑन द सेल ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी विल बी ट्रांसफर टू. अगर फर्म सेल कर रहा है किसको? कंपनी को, तो जो पीसी है वो कहाँ जाएगा? बट ऑब्वियस रियलाइजेशन अकाउंट में. नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको करके आपको कई साल का बेनिफिट मिलता है. एज एड्स नथिंग टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अक्वायरिंग असेट्स. ये जो असेट खरीदने के लिए, क्योंकि असेट खरीदोगे तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा. नेक्स्ट, गुडविल इज एन असेट दैट रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज रेपुटेशन. हाँ, ये तो शो करती है द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज ट्रेड, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल अर्निंग्स प्रेवलेंट इन द ट्रेड और इंडस्ट्री. ये भी कह सकते हैं ना कि जो लोग नॉर्मल अर्न करें, जैसे अगर मान लो आपने अपने बिजनेस पे 10 लाख रुपए लगाया और आपको पता है कि नॉर्मल अर्निंग इस पे 10% है, तो 1 लाख आपको मिलेगा ही मिलेगा. पर मान लो आपने अपने बिजनेस पे 10 लाख लगाया और आपको 12% मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है? 1,20,000 मिल रहा है. तो ये जो 20,000 एक्सेस मिल रहा है यही तो गुडविल है, और यही डेफिनेशन सी में दी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ रेमिडिंग अंडर कैपिटलाइजेशन इज बाय इशूइंग बोनस शेयर, रिडीमिंग. नो, अगर हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन की बात करें कि हमारे पास कैपिटल कम है तो नो डाउट आप क्या करोगे? क्या बोनस शेयर इशू कर दोगे. और बोनस शेयर इशू करने से फायदा क्या होता है कि आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किया, अपना कैपिटल बढ़ा दिया और फ्री रिजर्व्स कम कर दिए. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू. अगर हम लोग डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन में जो भी हमारे पास असेट्स लायबिलिटीज होती है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट, at the time of admission of a partner, after meeting the loss on revaluation investment, the balance in the investment fluctuation fund. ये हमेशा कहाँ ट्रांसफर होता है? जो भी बैलेंस होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि फिर उसका कोई काम नहीं होता है तो उसको फ्री रिजर्व्स की तरह ट्रीट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट, ऑन अ पार्टनर्स रिटायरमेंट द प्रॉफिट ऑन द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द. क्या कह रहा है? जब पार्टनर रिटायर होता है
और असेट में जब भी आप जो भी एडजस्टमेंट करते हो, मतलब बेसिकली हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. हमने बताया भी हुआ ये कॉन्सेप्ट. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स वुड रिफर टू मनी ऑब्टेन from issue of shares, from sale of investment, from sale of fixed asset, from raising of loans or debentures. अब देखो, अगर हम लोग कैपिटल रिसीट की बात करें तो इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से नहीं आएगा. कैपिटल रिसीट है अगर हमने लोन और डिबेंचर्स रेज किए हैं तो इसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसको रिटर्न भी करना होगा. और वैसे ना हमने कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है. Next, the deceased partner's share of profit from the date of the previous balance sheet to the date of partner's death is calculated. कैसे कैलकुलेट होता है? जैसा टर्म्स दिया होगा, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट. हाँ, मतलब ये चीज़ कह रहा है ना कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वैसे तो हम लोग टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस पे चलते हैं लेकर के, बट जैसा ना पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हो उसको भी कंसिडर करते हैं. तो इसमें लिखा है कि द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ इज कैलकुलेटेड. बेसिकली ना इसमें होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, इसीलिए हमने डी इसका करेक्ट किया है. नेक्स्ट, पार्टनरशिप में बी ब्रॉट टू एन एंड बाय गिविंग नोटिस व्हेन पार्टनरशिप इज, अगर विल पे है तब तो आप उसको बंद कर सकते हो. Which of the following refers to an unscientific system of maintaining accounts? भाई खाता सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम. नो डाउट आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम बिल्कुल सही सिस्टम नहीं मानते हैं. वहां पे क्या होता है, आपने एक अकाउंट को डेबिट किया और दूसरे को क्रेडिट नहीं किया है, तो कभी भी आपके बैलेंसेस करेक्ट नहीं आएंगे. नेक्स्ट, द फिगर फॉर कैपिटल इन द बिगिनिंग इज एज सर्टेन फ्रॉम कैश अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट. देखो, अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में जो आप बिगनिंग में डालते हो, बट ऑब्वियस वो ओपनिंग बैलेंस शीट से डालते हो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग कैपिटल दिखेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दिखेगा. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अंडर द नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पीएल फ्रॉम द ट्रेडिंग बाय कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगनिंग एंड कैपिटल एट द एंड. हाँ, नेटवर्थ की अगर बात करें तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके हम नेटवर्थ निकालते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अगर हमारे पास रेट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का 1/4 ऑफ द कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ सेल दी हुई है 2 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल इक्वल. देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बेटा, 1/4 दिया हुआ है कॉस्ट का, है ना. तो अगर मान लो हम कॉस्ट माने कि 100 है, तो 1/4 कितना हो गया, 25. तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 125. अगर हम जीपी निकाल रहे हैं कॉस्ट पे तो 25% आ रहा है. अगर जीपी निकालेंगे सेलिंग प्राइस पे तो 20% आएगा. ठीक है, कैसे आएगा ये भी देख लो. 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 20%. तो 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000. तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हमसे जीपी पूछा था. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट इज द डैश मेथड. सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज. देखो, बाकी सब में तो एवरेज निकालते हैं, बट कैपिटलाइजेशन की बात करें ना तो इसमें ओवरऑल टोटल कैलकुलेशन हमें बताता है, इसलिए इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिखती है. Next, the accounting equation is in accordance with the fundamental dash concept of accounting. Money measurement, going concern, realization, dual aspect. Correct answer होगा D, dual aspect. Bills payable dishonored during a year are credited to cash account, creditors account, bills payable account, none of these. अगर ये dishonored हो गया तो कहाँ क्रेडिट होता है, जिस रिवर्स एंट्री करेंगे ना तो क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे. तो करेक्ट आंसर होगा B. क्योंकि जब पेमेंट करते तो एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल. अब डिसऑनर हो गया तो जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री करोगे, रिवर्स करोगे तो क्रेडिटर क्रेडिट करेंगे, मतलब वापस उसको बढ़ा देंगे. नेक्स्ट, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 द लॉ मैंडेट्स अ मिनिमल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी. ये क्वेश्चन में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी की बात करें तो 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए. ठीक है ना, और यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 50. तो 50 का 5% इज 2.5. तो करेक्ट आंसर होगा बी. According to table A, interest on calls in advance is paid by the company at जो हमने क्लास अपलोड की कंपनीज एक्ट 2013 वर्सेस कंपनीज एक्ट 1956, वहाँ हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 में टेबल ए चलता था अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, और कॉल्स इन एडवांस कितना था, 6%. बट अगर हम लोग आज की बात करें तो आज की रेट में ये हो गया है 12%, और कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल ए नहीं चलता है, एफ चलता है.
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ई होगा इसका 12%. नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू द जो मतलब पार्टनर्स के कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पीएल एप्रो में दिखाते हैं. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स बीइंग रिसीव्ड एंड एनालाइज्ड इंडिकेट्स डैश कंसिस्टेंसी. अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो अब वर्टिकल कंसिस्टेंसी ही फॉलो होती है. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स में भी इशूड आउट ऑफ, हमने पहले भी बताया कि फ्री रिजर्व में से इशू कर सकते हैं, आइदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन पीएल. ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, फ्री रिजर्व्स. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, प्लगिंग बैक मतलब अपने प्रॉफिट को रिटेन करना. रेगुलराइजिंग ऑफ ब्लैक मनी, डिविडेंड्स नॉट क्लेम, नॉट पेइंग डिविडेंड्स इन अ सर्टेन ईयर, रिटेन्ड द अर्निंग्स. यस, अगर हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट को प्लग बैक करना मतलब अर्निंग्स को रिटेन करना, इकट्ठा करना. नेक्स्ट, एक्सेसिव प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स माइट, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट को प्लग बैक कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो इससे ओवर कैपिटलाइजेशन तो हो ही सकता है. ये डेंजरस भी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर आपको कहीं ना कहीं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उसको इन्वेस्ट भी करना चाहिए. लीड टू ओवर इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप एक साथ किसी इंडस्ट्री में उसको इन्वेस्ट कर दोगे. थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते तो अलग अलग जगह, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, है ना. तो ये सारे के सारे ही देखा जाए तो एक्सेसिव प्लगिंग बैक के केस में हो सकते हैं. ये साइड इफेक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्लगिंग बैक. वो भी किस तरह की, अगर एक्सेसिव कर रहे हो, अगर सफिशिएंट मैनर में कर रहे हो तो अच्छी बात है, रिटेन्ड अर्निंग है कंपनी में और कंपनी को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने रिटेन्ड अर्निंग से ले सकते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट डज नॉट पोज अ बर्डन ऑन द कंपनीज फाइनेंसेस. डिबेंचर से पड़ेगा, पब्लिक डिपॉजिट से पड़ेगा, लोन से पड़ेगा, क्योंकि सब में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा. बट रिटेन्ड अर्निंग क्योंकि कंपनी की खुद की होती है तो इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता. द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज लाइकली टू लीड टू एन डैश in the balance sheet. Under statement of liabilities, over statement of capital, over statement of assets, under statement of assets. देखो, अगर कंजर्वेटिज्म है तो इसमें हम यही कहते हैं कि जो भी लॉसेस आप उसके लिए तो पहले से रेडी रहो, बट जो गेन है, जो प्रॉफिट आप उसको अवॉइड करो. तो जब आप आज कह रहे हो कि एक गेन होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, पर आप उसको बुक्स में अवॉइड करो तो कहीं ना कहीं आपका असेट कम दिखेगा और जैसे ही प्रॉफिट अराइज होगा उस टाइम पे आप अपने असेट को बढ़ाओगे. तो ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपके असेट्स घट करके दिखेंगे. नेक्स्ट, रिजर्व रिसीट वुड डिनोट मनी अदर देन बाय वे ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, not obtained from interest on fixed deposit, obtained in the course of business by way of dividend, commission earned, discount received. अब देखो यहाँ पे रिजर्व रिसीट की बात कर रहा है तो नो डाउट रिजर्व रिसीट की बात करें तो जैसे डिविडेंड है, कमीशन है, डिस्काउंट है, ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स ही तो है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, वर्क ऑन अ फैक्ट्री बिल्डिंग दैट इज पार्ट रिपेयर एंड पार्ट इम्प्रूवमेंट. ये क्या होगा, रिपेयर का जो पार्ट है वो बेसिकली हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इम्प्रूवमेंट की वजह से क्योंकि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा तो वो कैपिटल है. पार्टली कैपिटल एंड पार्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ इनएडवर्टेंटली ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले हमने बताया कि अगर आप असेट को ट्रीट करो एक्सपेंस की तरह तो आपने असेट को दिखाया अपने पीएल में तो इससे हमारा पीएल घट करके दिखेगा, अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा प्रॉफिट का. नेक्स्ट, वेजेस पेड इन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन. ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है और इसको हम मशीन का ही पार्ट बना देते हैं. नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 1956 लिमिट्स द कमीशन पेबल ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर. अब पहली बात तो यहाँ पे 2013 होगा, 1956 की बात हम लोग नहीं करेंगे. और अगर हम लोग डिबेंचर्स पे बेसिकली ना ये इशू ऑफ डिबेंचर्स पे कमीशन की बात करें कि आप कितना मैक्सिमम कमीशन दे सकते हो, तो डिबेंचर्स पे 2.5% है और यही शेयर पे पूछता तो 5% होता. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये किसको रिफर करता है, डिबेंचर स्टॉक को, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉन कन्वर्टेबल, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट पार बट इज पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, तो जो भी प्रीमियम होगा वो कहाँ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. सिंपली एंट्री देख लेना, एंट्री से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, अ प्रेफरेंस शेयर दैट डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज कॉल्ड अ डैश प्रेफरेंस शेयर.
क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर जिसमें ये राइट नहीं है कि वो जो भी सरप्लस अमाउंट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द LIFO एंड FIFO मेथड्स ऑल्टरनेटिवली, तो आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है ना कि एक प्रिंसिपल को लेकर आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। ऑब्सोलेंस कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ डैश चार्ज। अब ऑब्सोलेंस है मतलब जो बेकार हो चुका है, तो इसको हम लोग हमेशा रेवेन्यू की तरह दिखाते हैं, PL में डाल के खत्म करते हैं, लॉस हो गया ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ अकाउंट इज अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट? रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है तो इसको हम लोग पर्सनल मानते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि प्रीमियम किसको पे किया जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर इज कैंसल्ड, द PL ऑन सच कैंसलेशन, ये कहाँ डेबिट या क्रेडिट होता है? जनरल रिजर्व में हो सकता है, सिंकिंग फंड में भी हो सकता है और कैपिटल रिजर्व में भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबव। वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इफेक्ट, हमने पहले बताया कि ये सिर्फ मशीनरी अकाउंट को ही अफेक्ट करेगा क्योंकि हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। नेक्स्ट, इफ नेट प्रॉफिट दिया है, नॉन कैश चार्जेस दिया है, तो क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं? हाँ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नेट इनकम है या जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उसमें हम लोग नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसको ऐड बैक कर देते हैं, और अगर कोई लॉस है प्रॉपर्टी के सेल पे तो उसको ऐड कर देते हैं। माइनस क्या करेंगे? अगर कोई गेन है प्रॉपर्टी पे, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने बेची और कोई एसेट बेचा तो उस पर आपको फ़ायदा हुआ, तो वो जो अबनॉर्मल इनकम है इसको आपको लेस करना है, और कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसको भी आपको लेस कर देना है। तो आपके पास जो बैलेंस आता है वो क्या आता है? फंड फ्लो ऑपरेशन हम कह सकते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट दिया है, नॉन कैश चार्जेस दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन मान ले, तो इसको ऐड बैक कर देंगे तो 50,000 आएगा। नेक्स्ट, करंट एसेट में क्या आएगा? कैश बैंक बैलेंसेस, सिंपल है ये। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं? हाँ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सीधे क्या हो जाएगा? 80,000 माइनस 20,000, क्योंकि इसमें नेट इनकम नहीं दिया है तो बैक कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे, 60,000 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट? अगेन देख लो, स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्री है। नेक्स्ट, द कॉस्ट कंसेप्ट वुड एनविसेज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट: स्किल बिल्ट अप इन द बिजनेस, असेट एट द प्राइस पे टू एक्वायर इट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस प्राइस पे आपने असेट खरीदा है उसी प्राइस पे आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट, which of the following concepts envisages the recording of all business transactions that are supported by correspondence, invoices, vouchers and business document? Money measurement, dual aspect, realization, verifiable, objective evidence. No doubt अगर आपको supporting documents चाहिए तो उनको तो हम लोग verifiable, objective evidence ही बोलेंगे क्योंकि वो तो सबूत ही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस नॉट रिजल्टिंग इन एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब फंड लगाने से नहीं अराइज हुए हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग नॉन कैश मानेंगे और हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा? 60,000। नेक्स्ट, कमीशन पेड इज एन इंस्टेंट ऑफ डैश फंड, अगर आप कमीशन पे कर रहे हो ये फंड का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द होल गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो उस केस में रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, ओनली द रिमेनिंग पार्टनर, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। नहीं, जो गुडविल अकाउंट है ना, अगर हम लोग गुडविल अकाउंट की बात करें तो ये क्रेडिट किसको होता है? किसी को भी हो सकता है ना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। और पहली बात, पूरा गुडविल अकाउंट कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता है, वो पार्टनर के रेशियो में किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी? नॉन करेंट लायबिलिटीज में कैपिटल रिजर्व है, बाकी सारी करेंट लायबिलिटी है। ब्रोकरेज ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज अ डैश एक्सपेंडिचर, अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ये बेसिकली कैपिटल है, रेवेन्यू है, पार्टली डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि इशू के टाइम में आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, इसको हम लोग हमेशा मिसलिनियस के तौर पे दिखाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, any expenditure incurred in acquiring the right to carry on a business is a dash charge. कोई भी खर्चा आप इनकर कर रहे हो इन acquiring the right to carry on a business, तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, recurring incomes that a business gets refer to dash receipt, recurring income है तो रेवेन्यू होगा।
द रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट इन द नेचर ऑफ अ डैश अकाउंट। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो इसको हम लोग नॉमिनल मानते हैं ना, मतलब बेसिकली जो भी हमारा एक्सपेंस है, इनकम है, उसको हम लोग कहाँ लेकर के जाते हैं, पीएल में, और वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्वालिटी कंट्रोल एफर्ट्स, फ्लक्चुएशन। देखो इसको आप कभी भी मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए आप इसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करोगे, बट कैश बैलेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू लोअर द ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अगर आप अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए या खर्चों को कम करने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो, तो नो डाउट उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, और इसीलिए उसको हम लोग मानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट, जो आपने गुड्स खरीदा था वो आपके पास लौट करके वापस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में जाएगा, है ना। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कैश बेस्ड ऑन द ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट है तो डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेबिट नोट एक ऐसा नोट है जो कौन किसको भेजता है, बायर भेजता है सेलर को, बाय बायर ऑफ गुड्स टू सेलर ऑफ गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट? प्रीपेड रेंट, स्टॉक, नॉन ऑफ दिस। गुडविल, क्योंकि गुडविल की अगर बात करें तो ये क्या है, काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमने पहले भी बताया कि जैसे ही सेल होगी हम ये मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व्स डैश ऑफ फंड। अगर आप मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दे रहे हो तो बेसिकली इसमें किसी भी तरह का फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है क्योंकि नॉन कैश आइटम है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, एब्सेंस ऑफ फ्लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन करंट लायबिलिटी अमंग द फॉलोइंग। देख लेते हैं, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कैपिटल रिजर्व, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी। विच आइटम ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऑप्शन देखते हैं, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ये तो हमारा बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस टू लेबर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या है, इसका आप जो बाइफर्केशन है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हो। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर लीज होल्ड लैंड्स एंड बिल्डिंग्स? रिवैल्यूएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। अगर हम लोग बात करें लीज होल्ड लैंड्स एंड बिल्डिंग्स की, तो ये फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए जनरली हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, द सेक्रेटरीज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। अब देखो जो सेक्रेटरीज की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है उसमें सबसे पहले ड्यूटी तो यही होती है कि एनुअल रिटर्न को उनको साइन करना होता है। दूसरा, जो भी कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई कराना होता है। उसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस को कंपनी को किसी नाम पे रजिस्टर कराना है तो एप्लीकेशन प्रॉपरली साइन हो, कंप्लीट हो, सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने राइट डाउन किए हों, ठीक है। तो एज पर गिवन ऑप्शन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था, साइनिंग द एनुअल रिटर्न्स। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनुअल जनरल मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन। अगर हम एजीएम की बात करें ना तो ये किसी भी दिन अकर कर सकती है, चाहे वो पब्लिक हॉलीडे हो चाहे वो संडे हो, बस शर्त ये है कि वो नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ लिखा है कि वो नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे है, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है, 31 दिसंबर नेशनल हॉलीडे है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी कि इनमें से किसी भी दिन आप एजीएम नहीं कंडक्ट कर सकते। और नहीं कंडक्ट करने का रीज़न क्या है कि ये नेशनल हॉलीडे, तो हमेशा याद रखना कि पब्लिक हॉलीडे में भी हो सकती है, संडे में भी हो सकती है, बट नेशनल हॉलीडे पे आप कभी भी एजीएम कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ये ओवरऑल हमारे पास 100 MCQs थे रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड, और इसी तरीके से हम बहुत सारे MCQs अपलोड करेंगे। हमने बोला कि सारे क्वेश्चंस हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है, सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।